नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद फोकस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर खासकर लेखपाल से संबंधित कक्षाएं जो आपको अनवरत रूप से मिल रही हैं, इसी संदर्भ में जो आपकी क्वेरीज आ रही थी और आपकी डिमांड थी कि लेखपाल के जो ग्रामीण परिवेश या ग्राम समाज का सब्जेक्ट है उससे संबंधित आपके पास कंटेंट उपलब्ध नहीं है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो पंचायती राज व्यवस्था है उस पंचायती राज व्यवस्था के जो प्रथम लेक्चर है उस लेक्चर में काफी डिटेल में चीजों को समझा दिया था कि किस प्रकार से जो वास्तव में हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि जो आज पंचायतों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है क्या वो वास्तव में उसी तरीके से था, अगर है तो उसमें क्या आपकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। उन समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आपका, फिर उसके बाद में जीवीके राव समिति आई थी, लक्ष्मीबाई सिंधिया आई थी, वाईके थुंगन समिति आई थी और फाइनली जो आपका लक्ष्मीबाई सिंधिया समिति थी। इसी समिति के अनुशंसा के आधार पर जो आपके पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 24 अप्रैल 1952 से जो ये व्यवस्थाएं थी ये प्रॉपर रूप से लागू हो गई थी। जिन भी बिंदुओं को आपको बताया गया है, आप अगर प्रीवियस के पेपर्स में देखेंगे तो उससे आपके अधिकांश क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लास्ट के लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा आगे का लेक्चर होगा उस लेक्चर में क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप सामने आया उन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो गई थी। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जो आज का मेरा लेक्चर होगा वह मूलतः उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को हमने कितने स्तर पे अपनाया हुआ है, ठीक है, पंचायतें किस प्रकार से बनती हैं। अगर हम ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं तो वो कौन सी पंचायतें होती है, ग्राम लेवल पे बात करते हैं तो आप ग्राम प्रधान का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, अगर खंड लेवल पे जाते हैं तो आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस प्रकार करते हैं। इसके इतर अगर हम जिला लेवल पे जाते हैं तो आप जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी जो भी रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो मेरे आदत से परिचित होंगे, मैं जब भी कक्षाएं चालू करता हूं तो उन कक्षाओं में करता क्या हूं कि जो आपके प्रीवियस के लेक्चर्स में चीज़ें बताई गई हैं उन लेक्चर्स को समाहित करने की कोशिश करता हूं कि जिससे आपके अंदर एक स्वस्थ दिमाग के अंदर एक स्वस्थ दिमाग का निर्माण हो और जो चीज़ें हैं वो आप पिछले लेक्चर से रिकॉल कर पाएँ और आपके अंदर एक बॉन्डिंग बन सके, कॉम्बिनेशन बन सके, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से आपके अपने लिए ग्रैब कर सकें और जो इसका जो रिजल्ट हो आपका परिणाम रिजल्ट के रूप में अच्छे से निकल कर आए। तो हमने जैसे कि आपको पंचायतों की संरचना के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया 243A में ग्राम सभा के बारे में बताया था। मैंने बताया था ग्राम सभा वस्तुतः होता क्या है, ठीक। ग्राम सभा जितने भी निर्वाचक नामावली में जो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है और मतदाता सूची में नाम है वो सब मिलके क्या करते हैं, आपका ग्राम सभा का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई थी। फिर हमने पंचायतों के गठन के बारे में बताया था। पंचायतों के गठन के अंतर्गत पहले बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर पंचायतों की संरचना के बारे में मैंने बताया था। पंचायतों के आरक्षण के बारे में बताया था। आरक्षण में मैंने आपको यह बताया था कि SC ST का जिस रेशियो में उनकी जनसंख्या होगी उस रेशियो में अनुपात होगा। इसके अतिरिक्त जो महिलाओं का आरक्षण होगा वह भी 1/3 होगा। फिर क्या कहता मैंने आपको 243I में बताया था कि जो पंचायत होंगी उस पंचायत के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई थी और अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और जो पंचायती राज व्यवस्था है उस पंचायती राज व्यवस्था को हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1954 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है, तो उत्तर प्रदेश ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया और जो 3 स्तर पे पंचायतों की व्यवस्था की हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ग्राम के स्तर पे तो आपकी ग्राम पंचायत होती है। अगर हम ब्लॉक के स्तर पे बात करते हैं तो क्षेत्र पंचायत होती है। अगर हम लोग जिला स्तर पे बात करते हैं तो जिला पंचायत होती है। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेखपाल की परीक्षा में पढ़ते हैं, अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हैं भाग 9 को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई के साथ पढ़ाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जहाँ इतनी विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है, और विविधताओं के बाद भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो समाज का ग्रामीण तबका है या समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनका भी एक समुचित विकास हो सके, ठीक है। तो इसके लिए ये एक व्यवस्था अपनाई गई है। इस व्यवस्था को हम लोगों ने इस स्तर पर अपनाया कि आज इसका परिणाम कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। इसके सकारात्मक रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं। अगर आप आज गांव में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वहां पर सड़कों का विकास हो रहा है, शिक्षा का भी विकास हो रहा है, ठीक। तो ये सब चीजें किस प्रकार से संभव हुई हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने से आपको बताया था, जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो लागू किया गया था, उसकी विफलता का कारण क्या था। भाई कोई व्यक्ति केंद्र में बैठा है, वो आपके ग्राम के बारे में कितनी जानकारी रख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, इसको पहले हम लोग रफ कर देते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश में जो 1000 की जनसंख्या है, उस 1000 की जनसंख्या पे जो आपका ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। यदि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, एक से अधिक जो ग्राम होते हैं उन ग्राम को मिलाकर ग्राम पंचायत क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर आप लोग शहरी क्षेत्र में रहते होंगे तो शहरी क्षेत्र में आप लोग देखते हैं एक शहर होता है, ठीक है। शहर में क्या होते हैं, छोटे छोटे कुछ शहरों को हम वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। अगर इसी प्रकार हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राम सभा, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या होती है कि जो ग्राम सभा होते हैं, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, जो ग्राम सभा होती है, वही क्या करती है, जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में जो आपका प्रधान होते हैं, प्रधान का चुनाव करती है। इसके साथ जो बीडीसी मेंबर कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उसके भी सदस्यों का चुनाव करती हैं। और इसके साथ ही साथ है कि आपने देखा होगा ग्राम होता है, इस ग्राम को हम लोग कई वार्ड में भी बांट देते हैं, ठीक है। तो इन जो वार्ड होते हैं, इन वार्डों के भी सदस्यों का चुनाव करती है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा 18+ जो कि 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, और जितने ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर सकते हैं और वो वोट देने के हकदार हैं, कहीं ना कहीं उनका जो निर्वाचक नामावली है,
ठीक है, उसमें भी नाम होना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे यही ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, इन्हीं सदस्य में से प्रत्यक्ष रूप से आपका क्या होता है, जो प्रधान होते हैं, इस प्रधान का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, चीज समझ में आई कि कहने का मतलब ये है, ये आपका ग्राम सभा हो गई। ठीक है, अब इसी ग्राम सभा की जो कार्यकारी संस्था होती है वो आपकी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, जैसे कुल मिला के आप थोड़ा समझिए, मोटा मोटी समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए कि ये कोई एक आपका एरिया है। ठीक है, उस एरिया की जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए 2000 है। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया कि एक जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया। अब 2000 की जनसंख्या है, उसमें क्या हो गए, मान लीजिए 1200 लोग ऐसे हैं जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं और उनका निर्वाचक नामावली में नाम है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। वही लोग वोट डालेंगे और वही लोग क्या करेंगे, पहले प्रधान का चुनाव करेंगे और फिर उसके बाद में क्या होगा कि गांव की जनसंख्या के आधार पर ही ग्राम पंचायत में कुछ सदस्य होते हैं। ठीक है, जो ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं वो आपके न्यूनतम 9, देखिए जो ग्राम पंचायत में आपके सदस्य होंगे, ये क्या होगी, न्यूनतम 9, यानी 1000 की जनसंख्या तक 9। 1000 से अगर 2000 की जनसंख्या होती है तो 11, 2000 से 3000 की जनसंख्या होती है तो 13, और अगर 3000 से ज़्यादा जनसंख्या होती है तो ये क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपने देखा होगा एक क्या होता है, नगर अध्यक्ष होता है, जिसे अगर आप ऊपर जाएंगे मेयर कहते हैं। उसके अतिरिक्त क्या होता है, कुछ जो पूरा क्षेत्र होता है उसको कुछ वार्डों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चुनाव क्या करेंगे, चुनाव यही सब जो ये आपके ग्राम सभा होती है यही ग्राम सभा करती है। इसी में से आपका प्रधान का चुनाव हो जाता है, इसी में से उप प्रधान का चुनाव हो जाता है और बाद बाकी ये जो सदस्य हैं आपके चुन लिए जाते हैं। ठीक है, तो चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। अब देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो समानांतर चलती हैं, समानांतर इस तरीके से चलती हैं कि आपने देखा जैसे मान लीजिए एक ग्राम हो गया। देखिए ये तीनों लेवल में जो व्यवस्थाएं चलेंगी, एक तरफ क्या होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता का प्रतिनिधि कौन हो गया, आपके प्रधान हो गए। और जो एक तरफ सरकार होता है, सरकार का प्रतिनिधि कौन होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक, जो मैंने अभी इसके पहले आपको क्वेश्चन बताया है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते थे उसकी जो पहले संख्या हुआ करती थी वो 7 से लेकर 17 हुआ करती थी, लेकिन अब इसको हम लोगों ने 9 से 15 कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों ने क्या देखा, ग्राम देखा, ग्राम सभा देखा, ग्राम पंचायत देखा, और उसके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में चीजों को हम लोगों ने देखा। अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम इनकी बैठकों की बात करते हैं, ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करते हैं, तो सामान्यतया होता क्या है कि ग्राम सभा जो होती है उस ग्राम सभा की जो बैठक है 1 वर्ष में एटलीस्ट 2 बार होनी चाहिए, और जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है वो हर मंथ 1 बार जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा जो है उसकी साल में एटलीस्ट 2 बैठक होनी चाहिए, और जो आपका ग्राम पंचायत होती है उस ग्राम पंचायत की बैठक साल में 1 बार होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अध्यक्षता आपके प्रधान कर सकते हैं, प्रधान नहीं होता प्रधान की उपस्थिति में उप प्रधान कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो नाम निर्देशित किया जाएगा वो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं, ठीक है, तो जब इसकी पहली बैठक होती है उस पहली बैठक के बाद में, ठीक है, मतलब पहली बैठक से जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। यदि जो ग्राम पंचायत होती है अगर मान लीजिए अगर उसका 6 माह बचा हुआ है, अगर 6 माह से पहले मान लीजिए उसका जो पीरियड है 4 साल का है, तो 4 साल में अगर भंग हो जाती है तो चुनाव क्या होंगे, जो लास्ट के बचे हुए 1 साल के लिए होंगे। यदि यह व्यवस्था 6 महीने के अवधि के अंतर्गत होती है तो चुनाव फिर क्या होते हैं, पूरे कार्यकाल के लिए किए जाते हैं। आप जानते हैं ग्राम पंचायत के कार्य की अगर हम बात करते हैं, काम क्या होगा, जितने भी विकास से संबंधित काम होते हैं कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायत होता है उसका मतलब वो क्या करती है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी क्या काफी डिटेल में चीजों को मैंने बताने की कोशिश करी है और आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग जब चलते हैं तो अब क्या होता है कि जो क्षेत्र पंचायत होते हैं उस क्षेत्र पंचायत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हमने ग्राम पंचायत की बात की, अब हम क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं। देखो क्षेत्र पंचायत में सबसे पहले आपने जैसे मैंने आपको बताया, आप ये मान के चलिए जो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, इसका जो चुनाव होता है वो तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपकी क्षेत्र पंचायत होती है या फिर जो जिला पंचायत होती है, जो इसका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, वो अप्रत्यक्ष कैसे होगा? जो यही आपके सदस्य होते हैं ये क्या करते हैं, बीडीसी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और जो यही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉक प्रमुख का कार्य करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख होता है वास्तव में वे काफी पावरफुल पोस्ट होती है। ठीक है, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं पहले इसको लाल बत्ती दी जाती थी, मीन्स कहने का मतलब है कि इसकी जो पावर होती है वो एक मंत्री के समान होती है। ठीक है, अब तो हालांकि जो वीआईपी कल्चर था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, पहले आप देखते होंगे, ठीक, कहीं भी जाते थे लाल बत्ती आती थी तो आपको घंटों घंटों चीज़ों को वेट करना पड़ता था। वो हमारे हालांकि टॉपिक का बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को जानना आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम लोग क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं, तो जो क्षेत्र पंचायत होती है तो क्षेत्र पंचायत जो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, सबसे पहले जो बीडीसी होते हैं ठीक है, जो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, यही सदस्य क्या करते हैं, आपके इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, और ब्लॉक डेवलपमेंट जो काउंसिल होती है उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य में क्षेत्र पंचायत के प्रधान, सभी निर्वाचित सदस्य एवं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य क्षेत्र के सदस्य होते हैं। ठीक है, बीडीसी जो होते हैं, बीडीसी मेंबर्स का कुछ चुनाव भी किया जाता है। चुनाव के साथ ही साथ में जो उस क्षेत्र के आपके प्रधान होते हैं वो सभी निर्वाचित सदस्य जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें क्या होंगे आपके प्रधान, देखिए लिख लीजिए, प्रधान प्लस सभी निर्वाचित सदस्य इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य एवं विधानसभा सदस्य, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य एवं विधानसभा सदस्य, लोकसभा प्लस विधानसभा सदस्य। ठीक है, तो ये देखिए इनका जो चुनाव होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो ये आपके होगा क्षेत्र पंचायत। फिर से आप समझिएगा, मैंने आपको पहले ग्राम पंचायत बताया। ग्राम पंचायत में मैंने आपको बताया ग्राम का प्रधान होता है, ग्राम प्रधान के बाद में ग्राम का उप प्रधान होता है। फिर हमने बताया जो क्षेत्र पंचायत होती है उस क्षेत्र पंचायत में आपका क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। उसके अतिरिक्त ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है जिसमें आपके जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस आपका उस क्षेत्र के प्रधान होते हैं, प्लस इसके अतिरिक्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले
लोकसभा प्लस विधानसभा सदस्य होते हैं। चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके साथ ही साथ आप लोग विजुलाइज करिएगा। विजुलाइज इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेजी से हैं, तो इन सब चुनावी सरगर्मियों में आप अपनी पढ़ाई को साथ में ध्यान रखिए और प्लस एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते रहिए, जिससे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकें। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, और या कोई आप मूवी का कोई मतलब मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको आपने चित्र और प्लस ऑडियो प्लस वीडियो देखा। अगर आप चीज़ों को ऑडियो प्लस वीडियो देखते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में क्या होता है, मेमोराइज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है आप इन चीज़ों को मैं थ्योरी रूप से पढ़ा जरूर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आसपास में, आप अपने क्षेत्र में रहते हैं तो आप पता करिए कि किस प्रकार मैंने प्रधान को चुना। हम अगर ग्राम सभा, भाई आप 18 वर्ष के ऊपर होंगे, जरूर जाहिर सी बात है आप वोट डालने के हकदार होंगे। जब वोट डालने के हकदार होंगे तो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। क्या आपने कभी ग्राम सभा की जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? ठीक है, पंचायतें आपकी होती हैं, ग्राम पंचायतें, आप देखेंगे ग्राम पंचायतें आपके वहाँ उसकी प्रॉपर बैठक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, आप लोग ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है वो भी देंगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप अपनी व्यवहारिक जो क्या कहते हैं व्यावहारिक जीवन है, उस व्यावहारिक जीवन में उतार के देखेंगे तो चीज़ें आपको और आरामदायक लगेंगी। ठीक है, पढ़ाई के लिहाज से तो आपके लिए उपयोगी होंगी, साथ ही साथ में आपको एक व्यावहारिक नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आप अपने जो आपका ज्ञान का दायरा है उस ज्ञान के दायरे का भी प्रसार होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षेत्र पंचायत। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। ये तो क्या होते हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व, ठीक है, लेकिन सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये क्या होता है, जो प्रांतीय सेवा आयोग होती है, उस प्रांतीय सेवा आयोग मीन्स आप कह सकते हैं जो पीसीएस होते हैं, ये पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो आप आशा करता हूं कि चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। एक लास्ट टॉपिक आपका जो जिला पंचायत है वो जिला पंचायत बचा हुआ है, उस जिला पंचायत को भी देख लेते हैं। उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जो कि आपके पिछले जो आपका 2015 में राजस्व लेखपाल, इसके साथ ही साथ में जो चकबंदी लेखपाल की परीक्षा हुई थी उस चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो त्रिस्तरीय में मैंने आपको ग्राम पंचायतों के बारे में बताया। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में के बाद में आपको मैंने क्षेत्र पंचायत के बारे में बताया। अब क्षेत्र पंचायत के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी जिला पंचायत होती है उस जिला पंचायत के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में जिला पंचायत जो है उस जिला पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है, अब देखिए फिर इसका क्या होगा, अध्यक्ष होंगे। उसके बाद में इसमें क्या होते हैं, जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, अब देखिए जो इनका चुनाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जिला पंचायत सदस्य का जो होता है उस जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी इसमें तो आप लोग ये क्या होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं, प्लस जो इनका मतदान का तरीका होता है वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, अब यही जो चुने हुए सदस्य होते हैं, ठीक है, ये जो चुने हुए सदस्य होते हैं ये आपके जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं इस जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, जो इनके जो चुनाव की रीति होती है उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, अप्रत्यक्ष कैटेगरी में। ठीक है, तो ये क्या थी,
ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। ये क्या करते हैं, ये आपका जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व या जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में आपका क्या होता है, सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये वस्तुतः होते क्या हैं, आईएएस या फिर जो पीसीएस से जो प्रमोटेड होते हैं। ठीक है, काफ़ी वरिष्ठ जो पीसीएस में जो अपनी काफ़ी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस के इक्विवेलेंट होते हैं वो अधिकारी, जो सामान्यतः इनकी नियुक्ति होती है वो जो आईएएस अधिकारी होते हैं आईएएस अधिकारी के तौर पे होती है। ठीक है, तो ये थी कुल मिला के एक आपकी जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है, उस पंचायती राज व्यवस्था को समझाया गया है। और मैंने आपको बताया जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने आप बताया पंचायत में सदस्य, ठीक है, पहले 7 से 17 हुआ करते थे, 9 से 12। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि जो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, उस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। जबकि आप अगर बात करते हैं जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत, ठीक है, या क्षेत्र पंचायत जिसे कहते हैं, उनके दोनों जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो उसके अतिरिक्त जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, इसमें होता भी क्या है, इसमें आपके जो जो लोकसभा होता है प्लस जो विधान परिषद के कुछ सदस्य होते हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं, लेकिन उतने डीप में जाने की जरूरत है नहीं। तो कुल मिला के देखिए, क्षेत्र पंचायत हो गया और आपका जो जिला पंचायत हो गया, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनके जो चुनाव की रीति है वो क्या है, आपके अप्रत्यक्ष। ठीक है, उनका प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं। जबकि जो तीनों लेवल पे जो उनके सदस्य होते हैं उनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग थोड़ा सा आप जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसका एक रिवीजन करेंगे। और जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, इससे अतिरिक्त शायद ही क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो शायद मैं भी क्वेश्चन ना कर पाऊँ, क्योंकि जितनी चीज़ें मुझे आती थी और जितनी चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो सभी चीज़ें बता दी गई हैं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था हम लोगों ने बात की उसकी, तो हमने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो 1/3 है, यानी कि 33% है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत है, उस जिला पंचायत में जो महिलाओं का आरक्षण है, ठीक है, वो कितना है, 50% है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक पॉइंट वाली चीज़ है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, या आप लोग अपनी मेमोरी में याद रखिएगा कि एक ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस पंचायती राज व्यवस्था का एक संपूर्ण लेक्चर। अभी हम लोग लेक्चर को समाप्त नहीं करेंगे। अभी मैं आपके जो लेखपाल है, चाहे वो चकबंदी का हो या फिर इसके अतिरिक्त राजस्व की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा के अंतर्गत जो आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और कुछ एक जो प्रपोज्ड क्वेश्चन कहे जा सकते हैं जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा कि आपके पेपर में देखने को मिले, उनके बारे में भी हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे और यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो थ्योरी बताई गई हैं उसी से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, क्वेश्चन है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट के वीडियो में आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तहसील स्तर पर, ये अच्छा क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता। आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेंगे। ये आपका राजस्व लेखपाल 2015। ठीक, इसमें आपका जो ऑप्शंस है B, C, D।
पहला है पंचायत समिति, दूसरा है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए, जितने लोगों ने भी ए ऑप्शन कहा है उनका आंसर गलत है। जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? आंसर बी। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए। ठीक है, नगर पालिका हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको मैंने ग्राम सभा के बारे में बताया था। ग्राम सभा में क्या बताया था? ग्राम सभा ये मान के चलिए जो वोट देने लायक हैं। ठीक है, वोट देने लायक तभी होंगे जब उनका निर्वाचन नामावली नाम होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है? ठीक है, ग्राम पंचायत एक इकाई होती है जिसमें हम एक या एक से अधिक गांवों को सम्मिलित करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगी? पंचायत समिति। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं जिला स्तर पे, तो जो जिला परिषद होती है, अगर यहीं पर ये क्वेश्चन अगर जिला के संदर्भ में पूछा जाता तो इसका जो आंसर होता वो जिला परिषद होता। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मैंने कल आपको चिल्ला के कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन पहला 1951, बी 1952, सी 1953, डी 1954। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1952 में की गई थी। ठीक है, इसी संदर्भ में अब हम लोग अगला देखते हैं कि जैसे अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की जो मीटिंग है एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम जो ग्राम पंचायतें होते हैं उस ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में हम लोग क्या देखेंगे? ग्राम पंचायत में हम लोग यह देखेंगे कि एटलीस्ट एक बार उसकी जो एक मंथ में एक बार जो उसकी बैठक है वो अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आशा ऐसी करता हूं कि चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, क्योंकि हम लोग अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं। 100 नहीं कहिए, 110 अगर कहिए तब भी सही रहेगा। 110% एफर्ट दे रहे हैं। बस आपका काम क्या है कि आप लोग जो हमारे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करवाइए और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले भी जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो आपका इस ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम विकास के संदर्भ में हमारा तीसरा लेक्चर होगा। उस तीसरा लेक्चर में आपके सिलेबस में हालांकि एज इट इज मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग जो आपके लेखपाल होते हैं उस लेखपाल के कार्य के देखेंगे। खसरा क्या होता है, खितौनी क्या होता है, इन सब चीज़ों को विधिवत देखेंगे। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी, ठीक है, जो मापन की विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, जिन इकाइयों का प्रयोग हम खेत या जो लेखपाल करते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था, जिसको हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।